हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि किस समय पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय पर कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए, कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो दो तरीके से कंपनी ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने दो तरीके से यहाँ पर रूल चलाए थे। एक था कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, और दूसरा था द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो कंपनी रूल था, कंपनी का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर रूल बनाए थे। दूसरा है यहाँ पर द क्राउन रूल यानी ताज का शासन। जो ताज का शासन बाद में जो ब्रिटेन था महारानी के द्वारा, वो सारा का सारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन था वो अपने पास ले लिया गया सारा ओवर रूल। उसके बाद जो सारा का सारा शासन था भारत में वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो लॉट टू नो अबाउट दिस टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं हम। अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएं तो यहाँ पर एक आता है थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक भी थोड़ा सा यहाँ से उठाएं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 ईस्वी में कहाँ पर आई थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और महारानी जो एलिजाबेथ थी उनके प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की यहाँ पर क्या दे दी गई थी, अधिकार प्रावधान कर दिया गया था। इससे पहले 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय पर सारी की सारी सत्ता ब्रिटिशों की ने सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में, इंडिया की जो भारत था उस समय पर, उन सारी की सारी शक्ति किसके पास चली गई थी, अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत पर क्या हो गया था, कब्जा कर दिया गया था। और उसी के जस्ट एक साल के बाद 1765 में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। उस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने भी राइट्स से दीवानी अधिकार यानी जो राजस्व वाले हैं, कोई सिविल मामले हैं, जो कोर्ट के मामले हैं, सारे के सारे अधिकार ब्रिटिश के हाथ में चले गए थे। ठीक है, उसी के जस्ट बाद हमारे यहाँ पर 1857 का सिपाही म्यूटिनी या स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कह सकते हैं, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस समय पर ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। इस तरीके से संविधान सभा बनी, संविधान के लिए चुनाव हुए और इस तरीके से भारत का यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले अब हम समझेंगे थोड़ा सा जो कंपनी का शासन और ताज का शासन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कंपनी का शासन यानी ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका शासन, दूसरा ताज का शासन यानी डायरेक्टली ब्रिटेन से जो शासन हो गया था। दो पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे, दो भागों में इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट इसमें आता है कंपनी का शासन, 1773 से 1858 तक जो कंपनी का शासन चला, उस कंपनी के शासन के अंतर्गत कुछ एक्ट्स आए गए, 3, 4, 5 एक्ट्स लाए गए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या उन अधिनियमों की विशेषताएं थी, क्या उन एक्ट्स की क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो माफ कीजिएगा, पहला जो एक्ट था हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी। तो इस अधिनियम की जो अत्यधिक जो संवैधानिक महत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है इसकी, किसी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहली जो इसकी विशेषता थी उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उस समय पर, पहले जो बैटल ऑफ बक्सर था उस समय पर बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो जो बंगाल के गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर पहले था उसको हमने, आप ये कह सकते हैं कि उसका हमने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया, उसके नाम में उसके अधिकारों के लिए हमने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया, थोड़ा और अधिकार उसको दे दिए गए इस एक्ट्स के अंतर्गत, और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। और इसी बंगाल गवर्नर जनरल जो था, इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना कर दी गई, जो किसके लिए गठन कर दिया गया, जो किसके लिए काम करेगी, इस बंगाल जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, इसके लिए वो कार्यकारिणी परिषद, वो 4 सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद है इसके लिए काम करेगी। दूसरा, उस समय पर मैंने जैसे आपको पहले बताया, उस समय पर क्या थी, 3 प्रेसिडेंसियां भारत में छोटे अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। उस समय पर 3 सबसे बड़ी जो प्रेसिडेंसियां थी, वो सबसे बड़ी कौन सी थी, मद्रास, मुंबई और बंगाल। तो जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे, उन गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सारी शक्तियां किसको दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई। केवल कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, मद्रास और मुंबई के बारे में। तीसरे इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, जिसके
जो पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे को पहला न्यायाधीश बनाया गया और इन्हीं की सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर दी, जो किसकी सहायता करेंगे, इस मुख्य न्यायाधीश की सहायता करेंगे। और जो पहले न्यायाधीश बने थे भारत में वो थे एलिजा एम्पे को बना दिया गया था यहाँ पर 1774 ईस्वी में। अगर एक्ट की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट आएगा 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया था। अगर स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1774 में कलकत्ता में इसको बनाया गया था। उसके बाद जस्ट जैसी विशेषताएं थी इसकी, कुछ और 1-2 पॉइंट्स में आपको और बता दूं इसमें एक और पॉइंट्स ये रखे गए थे कि जो ब्रिटिश कंपनी में काम करने वाले जितने भी अंग्रेज हैं वो किसी भी भारतीय के साथ, किसी भी भारतीय से ना तो वो किसी तरह की कोई रिश्वत ले सकते हैं, कोई उपहार ले सकते हैं, किसी तरह का कोई गिफ्ट उनसे नहीं ले सकते। इन सारी चीज़ों पर कंपनी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक यहाँ पर एक चीज़, छोटी सी चीज़ और आती है, एक होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पर गठन कर दिया गया। काम क्या होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, कि जो जितनी भी भारत से संबंधित, उस समय का जो भारत था उससे संबंधित जितनी भी सैन्य प्रणाली से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितनी भी प्रणाली है, उन सबको किसमें जब बताना, यानी इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सारी जानकारी देना। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारी जानकारी किसको, कंपनी को देते थे। और जो इसके नीचे काम करते थे, तो यानी इंडिया की सैन्य विभाग से संबंधित, राजस्व से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, बिजनेस से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी जानकारियां सारे किसको देनी होती थी, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होती थी। ये भी हमने एक प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। जस्ट इसी के बाद एक नया एक्ट आया 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि उस समय इंग्लैंड के राजा पिट्स थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था। एकमात्र एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्यों बनाया गया, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां थी, जो कमियां लगी ब्रिटिश सरकार को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो थोड़े बहुत कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक नया, इसको अपग्रेडेशन आप कह सकते हो, अपग्रेड किया गया 1784 का। इसीलिए इस 1784 का जो एक्ट है इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या प्रावधान रखे गए, तो सबसे बड़ा जो चेंजेस थे इसमें रखा गया, चेंजेस सबसे बड़ा वो चेंजेस ये था कि सब इसी 1784 का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी गई, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय गठन कर दिया गया। और इन निकाय के लिए एक अलग ही क्या इसके काम को सेपरेट कर दिया गया, यानी इसके पास राजनीतिक जो मामले हैं, पॉलिटिकली जो इश्यूज हैं, उनको किसके अंतर्गत, इस नियंत्रण बोर्ड के अंदर रखा गया। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बिजनेस से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, राजस्व से संबंधित अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए। और जो राजनीतिक मामले हैं, पॉलिटिकली जो इश्यूज हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन सब पर नियंत्रण रखने का अधिकार किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। अगला कि ब्रिटिश जो आधिपत्य क्षेत्र है, ठीक है, यानी जो कंपनी के अधीन क्षेत्र को, जो कंपनी ने जो अपने अधीन ऑक्यूपाई किया था, जो अधीन अपने था कंपनी के, पहली बार उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र का, यानी ब्रिटिश के नाम से उस क्षेत्र को जाने लगा। दूसरा, भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया, यानी भारत में कंपनी के जो जितने भी कार्य थे, कंपनी का जो पूरा प्रशासन चलता था पूरे भारत में, ट्रेड से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, ठीक है, और किसी भी चीज़ से संबंधित, चाहे आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आपका जो कंपनी का पूरा प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है पूरे कंपनी का, उस समय के भारत के ऊपर सारा का सारा पूर्ण नियंत्रण किसके हाथों में दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया। इसी के बाद कुछ टाइम के बाद एक और चार्टर अधिनियम आया, 1833 का एक चार्टर अधिनियम आया। अब जो ये चार्टर अधिनियम है 1813 का, जो ये चार्टर अधिनियम है, इसमें ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में एक अधिनियम निर्णायक कदम साबित हुआ। केंद्रीयकरण में सेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में काम करती थी। कुछ जैसे मद्रास और उड़ीसा किसके अंडर थी, बंगाल के अंडर रखी गई थी, ठीक है। तो इसी के लिए सेंट्रलाइजेशन किया गया, इन्हीं सबको, इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अलग अलग जगह, सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हो, जो अलग अलग जगहों पर इसको रखा गया था, सबका सेंट्रलाइजेशन किया गया, केंद्र बनाया गया और केंद्र से ही उसको क्या किया गया, रेगुलेट कर दिया गया। दूसरा, क्या क्या विशेषताएं थी इस अधिनियम की, तो सबसे पहले
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इससे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेंसिगस, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था पहला, ठीक है। तो उनकी फिर उसमें क्या अपडेशन किया गया, उसको प्रमोशन दे दिया गया। जैसे हमने पहले पढ़ा था, बंगाल का गवर्नर था, अपग्रेड किया गया प्रमोशन को, ठीक है, या उसको प्रमोशन की कर दी गई, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने नाम दे दिया भारत का गवर्नर जनरल। क्यों दिया गया भारत का गवर्नर? क्योंकि अब हमने इन सारी चीजों को ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, केंद्रीकरण कर दिया था, और उसके नाम को भी हमने क्या कर दिया, बंगाल से हटाकर भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, और जिसमें सभी नागरिकों सैन्य शक्तियां नहीं थी, यानी हमने उसको और अपग्रेड कर दिया। अब भारत से संबंधित जितनी भी नागरिकों से संबंधित या सैनिकों से संबंधित जितनी भी सारी की सारी शक्तियां थी, वो हमने इस बंगाल के गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां दे दी गई। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा, मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। जो अब मद्रास और मुंबई जो गवर्नर थे, उन सबसे संबंधित शक्तियों को हमने क्या कर दिया, वंचित कर दिया गया। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, ठीक है, 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए सबसे पहले इसी चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। यानी कि खुली प्रतियोगिता मतलब सिविल सेवकों का खुली प्रतियोगिता का मतलब जैसे कि हर कोई व्यक्ति इसमें क्या ले सकता था, भाग ले सकता। सिविल सेवकों उस समय पर, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं आपको, ठीक है, इस समय का जैसे पीसीएस होता है, ठीक है, लोअर पीसीएस, हायर पीसीएस, इस तरह के डिपार्टमेंट में इनको बांटा गया और सिविल सेवकों के लिए अलग अलग बांट दिए गए। खुली प्रतियोगिता का यहाँ पर चलन शुरू करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो हमने पढ़ा था अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, उन्होंने विरोध करने के कारण इस प्रावधान को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। इस 1833 के एक्ट के अंदर प्रयास किया गया, यहाँ पर बताया गया कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अगला जो एक्ट आया इसमें चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो जो चार्टर अधिनियम अगर हम देखें 1773 से फिर 1793, 1853 के दौरान जितने भी ब्रिटिश संसद में पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का ये सबसे अंतिम अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम। दूसरा, क्या क्या विशेषताएं रही? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिनको विधान पार्षद के नाम से जाना गया। दूसरे शब्दों में अगर हम ये बताएं तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई एक विधान परिषद का गठन कर दिया गया, एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया जिसे भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। और इसने इस परिषद ने एक छोटी सी शाखा के रूप में, संसद की एक छोटी सी शाखा के रूप में काम किया। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जो भारत की परिषद कहलाई या केंद्रीय परिषद के नाम से भी जिसको जाना गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। पहली बार इस विधान परिषद का भी यहाँ पर निर्माण किया गया। पहली बार सिविल सेवकों के लिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, जो पहली बार जो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। जो हमने अभी पढ़ा था 1833 का एक्ट बोला गया था वहाँ पर, लेकिन वो बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। लेकिन अब इस 1853 का जो एक्ट है इसमें लाया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई थी। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति की यहाँ पर क्या की थी, नियुक्ति की गई थी। उन्हीं की सिफारिश पर ये सारी की सारी चीज़ें की गई और खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी भारतीय सिविल सेवा के संबंध में सुझाव देने, रिकमेंडेशन देने के लिए। दूसरा, उसके बाद पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि जो विधान परिषद थी, जो अभी हमने पढ़ी थी, विधान परिषद बनाई गई इससे पहले, ठीक है, 6 सदस्यों को उसमें रखा गया, ठीक है, जो भारतीय केंद्रीय परिषद कहलाई या केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी जो स्थानीय लोग थे उनको भी प्रतिनिधित्व का प्रारंभ दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में
6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब है जो उस समय का भारत था, जो बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, उन प्रेसिडेंसियों के भी व्यक्तियों को उस केंद्रीय विधान परिषद में जगह दे दी गई, उनको भी स्थान दिया गया, उनको भी प्रतिनिधित्व देना प्रदान क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया ब्रिटिश कंपनी की तरफ से इस एक्ट के अंतर्गत। और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, वो जो परिषद थी जो गवर्नर जनरल के लिए क्या बनाई गई थी, उसकी सहायता के लिए जो बनाई गई थी, तो 6 नए सदस्य थे, यानी कि जब भी वो 6 नए सदस्य होंगे उनमें से 4 का चुनाव, जो प्रेसिडेंसियां थी उनमें से जो 4 का चुनाव है वो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ये सबसे बड़ी बात रखी गई भारतीयों के लिए कि जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। और जो उस समय की 3 सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस समय की सबसे 3 बड़ी जो प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मुंबई और मद्रास, इन तीनों के अलावा ये तो बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थी यहाँ से, और एक और को जोड़ दिया गया यहाँ पर आगरा को, उनसे स्थानीय जो प्रांतीय सरकारों थी उनके द्वारा भी इनका चुनाव किया जाना था। किस चीज़ के लिए, इस गवर्नर जनरल के लिए जो सहायता के लिए परिषद बनाई गई थी, उन परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दे दिया जाने लगा। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।